बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे साफ हो चुके हैं, बीजेपी महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी प्लस आ चुकी है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महायुति की होगी और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी कमल कमाल कर रहा है और एकदम से तस्वीर बदल गई 4 जून के बाद वाली। हालात, जज्बात, सब कुछ एकदम से उलट गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए टेंशन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका एनएफ न्यूज पर। बिल्कुल नेटवर्क। आलोक जी, बहुत सीधा सा, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, सिंपल सा। उम्मीद थी क्या जो रिजल्ट दिख रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद थी। हमने काम किया है, काम के भरोसे जनता के पास जाते हैं और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसका समाज के अंतिम पायदान के लोगों को भरपूर लाभ मिला है, आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तीसरे की तरफ तेजी से अग्रसर है। तो हमें अपने काम पर भरोसा था और जनता के साथ हम लगातार कनेक्ट रहते हैं। हम लोग 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम हर वक्त तैयार हैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने के लिए। और हमें पूरी उम्मीद थी। झारखंड में तो ये जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। जेएमएम प्रचंड बहुमत की तरफ है। देखिए, झारखंड में जिन मुद्दों को हमने उठाया था, लगता है जनता ने उसको आत्मसात नहीं किया और इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम जीत में भी खुश हैं, हम हार में भी खुश हैं। लेकिन वहां सबसे बड़ी ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे, ये भी एक बड़ी बात है हमारे लिए। और उत्तर प्रदेश ने आपने देखा है कि हमने 9 में 7 सीटों पर हम काबिज होने जा रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में ये गजब का परफॉर्मेंस हुआ है। इन लोगों ने जो अफवाहें फैलाई थी कि बीजेपी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, बीजेपी आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और रिजर्वेशन खत्म कर देगी, उसको हरियाणा के लोगों ने समझा। उसके बाद पूरे देश के लोगों ने समझा कि ये झूठा अफवाह है, ये कोरी अफवाह है, ये कोरा बकवास है। और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा किया, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा किया और महाराष्ट्र में हमारे नेताओं के ऊपर पूरा भरोसा किया और हमें एक प्रचंड बहुमत से वहां की जनता ने जिताने का काम किया है। राजस्थान में भी जो अभी तक की रुझानें आई हैं उसमें मुझे लगता है कि 7 में से 5 सीट वहां भी हम लेने जा रहे हैं। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस बिहार में भी एनडीए की जो 4 सीटें हैं उसमें एनडीए मुझे लगता है 3 सीटें जीत जाएगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो भारतवर्ष में रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार और सफल रहा है। 4 जून को जो जनाधार आपने खो दिया था, इन 3 महीनों में हासिल कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल, क्योंकि हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई थी और उसको जब जनता ने के सामने वो स्पष्ट हुआ कि ना तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक लाइन बदला और ना ही हमने रिजर्वेशन का 1% इधर से उधर किया। यही 2 बातें थी जो इन लोगों ने बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के दिल में भर दिया था और लोगों ने उसके कारण हमें उत्तर प्रदेश में 36 सीट पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन हम सजग से 33 सीटों पर, सॉरी 33 सीटों पे और 43 सीटें उन्होंने विपक्ष को दे दी, इंडिया गठबंधन को दिया। 43 सीटें विपक्ष को दे दी। तो आलोक जी बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ का कितना योगदान इस महाराष्ट्र की जीत में? झारखंड में जैसे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, उत्तर प्रदेश में तो यह कहा जा रहा था कि अगर उपचुनाव नहीं जीते तो योगी आदित्यनाथ से नेतृत्व छीन लिया जाएगा। देखिए, ये अफवाह लोकसभा चुनाव के पहले से घूम रहा है, लेकिन इसमें कहीं कोई सत्य नहीं है। आज अगर नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे चहेता चेहरा है पूरे भारतवर्ष के लोगों का तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने जितनी सजगता से, जितनी
कठिन परिश्रम से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व मिसाल है। और अगर उन्होंने ये नारा जो आगरा में दिया था कि हम कटेंगे, तो अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे, वो उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में दिया था, जिस समय वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जवान बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही थी, घर जलाए जा रहे थे, सामान लूटे जा रहे थे, लेकिन यहाँ के कुछ नेताओं ने उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया। तो फिर वो राह चल पड़ी। मोदी जी ने भी कहा कि अगर एक है तो सेफ है, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो एकता का पाठ पढ़ाना क्या कोई खराब काम है? अगर हम जनता को एकता का पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? हम तो अपने घर परिवार में भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पूरा परिवार एक बनकर, एक मिलकर रहो, एक रहो। तो यही बातें हमने समाज में भी फैलाने का काम किया है। लेकिन जो एक के नतीजे एक है तो नेक है और सात है तो सेफ है, वो उसका जो नतीजा दिख रहा है उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है। इसमें गड़बड़ी ये है कि मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया और बूथ लूट लिया बीजेपी वालों ने। देखिए, गनीमत है कि उन्होंने इस बार ईवीएम का नाम नहीं दिया। लेंगे, अभी तो वक्त गुजरने दीजिए, शाम होने दीजिए, ईवीएम का भी नाम आएगा। शुरू से वो लोग कोई ना कोई स्टैंड ले रहे थे कि अगर हम हार जाएंगे तो हम इस पर्दे के पीछे छिप जाएंगे और अपनी नाकामी को छिपा लेंगे। देखिए, पीडीए क्या है? पीडीए समाज को तोड़कर एक पर्टिकुलर वर्ग को जोड़कर मुसलमानों का साथ लेकर एक मेजॉरिटी बनाने की कवायद है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से आगे बढ़ने का काम करती है। आप बताइए, लोग हमें मुस्लिम विरोधी कहते हैं, लेकिन जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें क्या हमने वंचित किया मुसलमानों को उससे? लेकिन मुसलमान तो आपको वंचित कर रहा है ना अपने वोट से। सबका साथ, सबका विकास तो कर रहे हैं, सबका विश्वास कहां जीत पाया आपने? देखिए रोहित जी, समय आने दीजिए, वो भी साथ खड़े नजर आएंगे। बहुत से लोग आ गए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, और मतलब अभी भी आप लोग मुस्लिमों के वोट का मोह नहीं छोड़ रहे हैं? हम किसी के वोट का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं, बस एक उदाहरण दूंगा, फिर उसके बाद आपसे एक सवाल है। एक सीट है महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर, वहां से चुनाव लड़ रहे अबू आसिम आजमी, जिन्होंने कहा था कि 8 विधायक हो गए तो फिर इनको जवाब हम दे देंगे। वहां से दूसरे अबू आजमी 8000 से ज्यादा वोट से आगे हैं अभी, और दूसरे नंबर पर वहां AIMIM के अतीक अहमद खान हैं, उनको 40,000 के आसपास वोट मिले हैं। शिवसेना जो लड़ी है वहां पर उन्हें 26,682 वोट मिले हैं, और उनके कैंडिडेट का नाम सुरेश है, सुरेश बुलेट पाटिल। अब आप ही बताइए कि जहां मुस्लिम है वहां पर आपको वो 30,000 वोट नहीं दे रहे हैं और आप लगातार उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि समाज के हर वर्ग को जोड़ के चले, लेकिन रोहित जी, आजादी के बाद से कांग्रेस और उसके बाद से राजद और समाजवादी पार्टी जैसे नेताओं ने समाज में तोड़फोड़ करके, समाज में इस तरीके की विषमता फैला के, तुष्टीकरण की राजनीति करके इस वर्ग को हमसे डरा के, धमका के अलग रखने का काम किया है। जो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, 2029 के चुनाव में, 2027 के भी चुनाव में उत्तर प्रदेश में, और 2029 में लोकसभा के चुनाव में इस वर्ग का भरपूर समर्थन हमको मिलेगा। आलोक जी, छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। मायावती ने मुसलमानों का साथ लेने की कोशिश की, आज देख लीजिए कहां है। अखिलेश यादव भी उन्हीं को साथ लेकर चलते हैं, देख लीजिए 2 बार से सत्ता से दूर है। राहुल गांधी ने भी तुष्टीकरण की राजनीति की, हरियाणा चला गया, जम्मू कश्मीर चला गया, महाराष्ट्र चला गया, झारखंड में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, केंद्र में भी तीसरी बार है कि सत्ता से दूर है। तो क्या आप लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं इस मोह को ना छोड़कर?
देखिए, ये लोग उनको लेकर संख्या बल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप? हम ऑलरेडी 51 हैं 100 के आंकड़े में, तो हम 51 पर इनको जोड़ेंगे तो हमें कहीं से कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, मतलब आप लोगों को विकास करना है? हम विकास करना है और हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक। हम इनके भरोसे नहीं जीतेंगे, लेकिन इनके आने से हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है आलोक जी, बहुत अच्छे से समझाने के लिए कि बीजेपी का प्लान क्या है, किस तरीके से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का प्रयास आप लोगों का जारी है। फिलहाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कमाल किया है बीजेपी ने, और झारखंड में नतीजे पक्ष में नहीं है लेकिन 30 सीटों तक पहुंच रही है बीजेपी। बेहद दिलचस्प है ये आंकड़े। बने रहिए हमारे साथ आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएफ न्यूज से जुड़ने के लिए।